अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। मेंडलवाद क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेंडलवाद क्या है। तो देखो, मेंडल ने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करे। जब एक्सपेरिमेंट करे होंगे तो बहुत सारे रिजल्ट इकट्ठे करे होंगे। फिर उसने क्या किया, उन सारे रिजल्ट्स के आधार पर उसने 3 नियम दिए। उन 3 नियमों को आनुवांशिकता के नियम दिए गए। तो अब बस बाकी के शेष चैप्टर में हमको 3 नियमों को विस्तार से पढ़ना है। तो जो यहाँ पे आनुवांशिकता के 3 नियम दिए ना मेंडल ने, उन्हें क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। तो कितना इजी था देखो। मेंडल ने मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों के, मतलब पहले प्रयोग करे, प्रयोगों के परिणाम के आधार पर, मतलब उनके रिजल्ट्स के आधार पर क्या दिए? आनुवांशिकता के नियम दिए। और इन नियमों को ही क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहते हैं। तो आगे जो हम 3 नियम पढ़ेंगे, ये 3 नियम मेंडल ने दिए थे। कब दिए थे? मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके, रिजल्ट प्राप्त करके। फिर इन नियमों को यह मेंडलवाद कहेंगे। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। मेंडल के नियमों की पुनः खोज मतलब जब मेंडल पहले अपने नियम देकर चला गया ना, उसके बाद उसी के नियमों को दोबारा से खोजा गया। तो हमको उन वैज्ञानिकों के नाम बताने हैं जिन्होंने मेंडल के नियमों को दोबारा से खोजा। तो अब देखो हुआ क्या था। सन 1865 के अंदर है ना, मेंडल ने अपने तीनों नियम दे दिए थे। देखो, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से कर लेते हैं, तो हमको ना उस एक्सपेरिमेंट को पब्लिश करवाना होता है। मतलब हमको बताना तो पड़ेगा ना दुनिया को कि हमने इस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है, तो इसमें मेरा नाम होना चाहिए। तो मेंडल ने भी क्या किया, 1865 में उन्होंने क्या किया, अपने तीनों नियम दे दिए। और फिर वो कहाँ गए? एक पब्लिकेशन के पास गए। पब्लिकेशन क्या होता है? जो इस चीजों को छापता है कि मेंडल ने ये 3 नियम दिए हैं और उन पर एक बुक बनती। तो मेंडल पब्लिकेशन के पास गए और उन्होंने वहां पे लिखवा दिया कि भाई मैंने क्या किया है, आनुवांशिकता के 3 नियम दिए हैं। लेकिन जब मेंडल ने अपने नियम पब्लिश करवाए ना, तो उस समय इनके नियम इतने फेमस नहीं हुए। लोगों ने इनके नियम पे इतना गौर नहीं किया। लेकिन 1865 के 35 वर्षों बाद, जब 1865 के 35 वर्ष बाद हो जाएंगे, तो कौन सा सन आएगा? 1900। तो 1900 में क्या हुआ, 3 वैज्ञानिक थे। 3 वैज्ञानिक थे। उन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने भी आनुवांशिकता के ऊपर अध्ययन किया और उन्होंने भी नियम दिए। और वो उनके नियम मेंडल के नियमों से मिल रहे थे। तो जब उन्होंने भी नियम दिए आनुवांशिकता के, तो वो भी पब्लिकेशन के पास गए होंगे पब्लिश करवाने। जब वो पब्लिकेशन के पास पब्लिश कराने गए ना, तो उनको ये बात पब्लिकेशन ने बताई कि भाई तुम्हारे से 3500 वर्षों पहले ही एक वैज्ञानिक मेंडल था जो इन नियमों के बारे में बता गया। तो जो 3 वैज्ञानिक थे ना, जिन्होंने बाद में नियम खोजे थे, उन्होंने बोला अच्छा कि ये 35 वर्षों पहले ही कोई वैज्ञानिक नियमों को बता गया था। तो फिर उन वैज्ञानिकों ने जो मेंडल ने नियम दिए ना, उनको पूरी दुनिया तक पहुंचाया, उनका अध्ययन किया, उनमें और सुधार करे। तो वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? देखो, 3 भिन्न देशों के एक दूसरे से अपरिचित वैज्ञानिक, मतलब 3 अलग अलग देशों के थे और एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो देखो, फर्स्ट कौन है? हॉलैंड के। फर्स्ट है हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज। दूसरे हैं जर्मनी के कार्ल कोरेंस। और थर्ड है ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक। ये 3 वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, मेंडल के नियमों को उन्होंने देखा कि हमारे से 35 वर्ष पहले कोई नियम दे गया, तो उन्होंने उसके नियमों की दोबारा से जांच करी और एक सुधार करके एक अच्छे से क्या किया, बताया कि भाई सबसे पहले जो नियम दिए थे वो मेंडल ने दिए थे। और उसके बाद पूरी दुनिया को मेंडल के नियमों से उन्होंने क्या करवाया, अवगत करवाया, सबको जानकारी दी। तो ने अलग अलग रूप से कार्य करते हुए मेंडल के नियमों की क्या करी, पुनः खोज करी। तो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक तो थे हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक ने अलग अलग रूप से कार्य करते हुए मेंडल के नियमों की पुनः खोज करी। मेंडल ने तो 1865 में दे दी थी, लेकिन 35 वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर 35 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक आए। जब वो पब्लिश कराने जा रहे थे अपने नियम, तब उनको मालूम पड़ा कि 35 वर्ष पहले तो कोई नियम देकर चला गया
उसके बाद फेमस हुए कौन? मेंडल। कि भाई मेंडल एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले 1865 में क्या किया था? आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे। अब देखो हमको अब इस चैप्टर में आगे 2 मेन परिभाषाएं पढ़नी है। ये दोनों परिभाषाएं जब हम मेंडल के 3 नियम पढ़ेंगे ना तो उन तीनों नियमों में हमको बार बार काम में आएंगी। तो अब ये दो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? देखो, फर्स्ट तो है लक्षण प्ररूप और सेकंड है जीन प्ररूप। तो हम बारी बारी से दोनों को समझेंगे, ठीक है। अब आप एक ना चीज को ध्यान से देखना। मान लो हमने ना मटर के बीज लिए, जैसे हमने यहाँ पे 3 मटर के बीज ले लिए। जब हमने 3 मटर के बीज लिए होंगे, इनको बोया होगा तो क्या हुआ होगा? मटर के पौधे उगे होंगे। तो हम मान के चलते हैं कि ये पहले मटर का पौधा उग गया, ये दूसरे मटर का पौधा है और ये थर्ड मटर का पौधा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? हमको जो ये तीनों पौधे उगे हैं ना, इनकी केवल लंबाई को देखना है। किसको देखना है? लंबाई को। तो मान के चलते हैं कि ये तीनों पौधों, ये जो तीनों बीज हैं हमने गार्डन में बोए हैं और 3 से 4 महीने के बाद क्या हो गया? मटर के पौधे उग गए। अब हम सब कहाँ जा रहे हैं? उस गार्डन में जा रहे हैं। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इन तीनों पौधों को मेरे को बस तुम देख कर बताओ। तुमको इनको टच नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल तुमको देख कर बताना है कि इसमें से कौन सा पौधा तो लंबा है और कौन सा पौधा बोना है। तो मान के चलो जब तुम गार्डन में गए तो हमको भाई जो पौधा लंबा है या फिर छोटा है वो तो आंखों से दिख जाएगा, ये नहीं दिखेगा क्या? हमारे सामने 2 लड़के खड़े हैं, एक की हाइट ज्यादा है, एक की हाइट कम है, तो क्या हम उनको आंख से देखकर नहीं पहचान लेते कि इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम है? ऐसी गार्डन में जब 3 मटर के पौधे उगे होंगे तो उनकी भी क्या हाइट हम आंखों से नहीं देख सकते? देख सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि जैसे हम गार्डन में पहुंचे तो हमने क्या देखा कि जो मटर का पौधा ये पहले वाला और मटर के पौधा तो ये दूसरा वाला है ना, इन दोनों की हाइट तो ज्यादा है। मतलब ये दोनों पौधे तो कैसे दिख रहे हैं हमको? आंख से देखने पर लंबे दिख रहे हैं। लेकिन जो ये तीसरा वाला पौधा दिख रहा है ना, ये हमको बोना दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? बोना, मतलब छोटा दिखाई दे रहा है। अब ये तो नॉर्मल सी बात है ना, आप आंखों से देखकर बता सकते हो। हम मान रहे हैं ऐसा कि सर ये शुरू के तो 2 पेड़ है ना, ये हमको लंबे दिखाई दे रहे हैं, तो सर ये लंबे हैं। और जो ये तीसरा पेड़ है ना, ये हमको छोटा दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? बोना कह रहे हैं। तो देखो अब तुमने क्या किया? तुमने तीनों मटर के पौधों की आकृति के बारे में नहीं बता दिया कि सर ये 2 तो लंबे हैं और ये 2 तो क्या है? बोने हैं। कब बता पाए आप? जब आपने इनके बाहरी रूप को देखा। किसको देखा? इनके बाहरी रूप को। क्या आपने इनके मटर के पौधे के अंदर कुछ देखा क्या? नहीं, आपने केवल बस बाहर से देखा कि ये शुरू के 2 पौधे लंबे लग रहे हैं तो इनको हम लंबे बोल रहे हैं, और ये बाकी का लास्ट वाला पौधा हमको छोटा लग रहा है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? बोना कह रहे हैं। तो तुमने क्या किया? तुमने यहाँ पर मटर के पौधों की जो आकृति है वो तुम कब बता पाए? जब तुमने केवल इसके बाहरी लक्षणों को देखा। तो परिभाषा सुनो, जब भी किसी जीव की, यहाँ पे मटर के पौधे को जीव मान ले, जब भी किसी जीव की आकृति या संरचना केवल उसके बाहरी लक्षणों के आधार पर, क्या बोला मैंने? केवल बाहरी लक्षणों के आधार पर व्यक्त की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप कहते हैं। तो आज के बाद मैं तुमको बोलूं कि तुमको लक्षण प्ररूप देखकर बताना है कि ये पौधे लंबे हैं कि छोटे, तो तुम क्या करोगे? केवल तुम उसको बाहर से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि ये वाले पौधे हमको लंबे लग रहे हैं, मतलब ये वाला पौधा लंबा है, ये वाला हमको छोटा लग रहा है, मतलब ये वाला बोना है। तो क्या तुम इसकी आकृति के बारे में, संरचना के बारे में नहीं बता पाए? कब बता पाए? केवल बाहर के लक्षणों को देखकर। तो इसको कहते हैं लक्षण प्ररूप। लेकिन अब देखना, दोबारा से देखो, ये पहला मटर का पौधा, ये दूसरा मटर का पौधा, ये तीसरा मटर का पौधा। तुमने वही बात बोल दी, सर ये शुरू के 2 हमको लंबे लग रहे हैं तो सर ये लंबे पौधे हैं, और जो ये लास्ट वाला है हमको छोटा लग रहा है तो हम इसको बोना कह रहे हैं। उसके बाद मैंने तुमसे पूछा, अरे हाँ ये पौधे लंबे तो हैं, लेकिन मेरे को ये बताओ कि ये वाला पौधा जिसको तुम लंबा कह रहे हो, आखिर ये शुद्ध लंबा है कि अशुद्ध लंबा है? ये दूसरे वाले को जिसको भी तुम लंबा कह रहे हो, क्या ये शुद्ध लंबा है कि अशुद्ध लंबा है? और जो ये बोना है वो कैसा है? शुद्ध बोना है कि नहीं है? अब बताओ। तो क्या तुम अब केवल बाहर से देखकर बता सकते हो क्या
कि जो आखिर ये वाला लंबा पौधा ये शुद्ध है कि शुद्ध है, कि ये शुद्ध है कि शुद्ध है, नहीं बता पाओगे ना। तुम कब बता पाओगे, सोचो। हाँ, जब तुम क्या करोगे, इनके जीन को देखोगे। किसके देखोगे, जीन को। अगर मैं तुमको बोल दूं कि भाई जो ये पहले वाला मटर का पौधा है ना, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी से मिलकर बना है, दूसरे मटर का पौधा कैपिटल टी और स्मॉल टी से मिलकर बना है। अगर मैं तुमको जीन के बारे में जानकारी दे दूं, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम जीन को देख रहे हो, तो क्या तुम अब नहीं बता सकते? अब तुम बता सकते हो। तुम क्या बोलोगे, सर जो ये शुरू का पौधा है सर, इसमें दोनों कैपिटल टी आ रहे हैं, तो ये तो शुद्ध लंबा पौधा है। और सर इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो ये कैसा लंबा पौधा है, ये अशुद्ध लंबा पौधा है। तो अब तुमने क्या किया, क्या तुम अब केवल बाहर से देख रहे हो? नहीं, अब तुम क्या कर रहे हो, इक्विपमेंट्स उपकरण की सहायता से इनके जीन को निकाल रहे हो। पहले केवल तुमने इनके पहले जीन देखे, और जीन देखने के बाद ही तो तुम बता पाए कि ये तो शुद्ध लंबा और ये कैसा, अशुद्ध लंबा। तो अब तुमने दोबारा से इनके आकार के बारे में बताया, इनकी संरचना के बारे में बताया, लेकिन अब की बार तुमने बाहर से देखकर नहीं बताया। अब की बार तुमने जो इनकी संरचना है, जो इनकी जो आकृति है ना, इनको तुमने जीन के आधार पर व्यक्त किया है। किसके आधार पर व्यक्त किया है, जीन के आधार पे। इसलिए इसको कहा जाता है जीन प्ररूप। तो परिभाषा क्या बनेगी, जब किसी जीव की आकृति या फिर संरचना उसके जीन के आधार पर व्यक्त की जाती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, जीन प्ररूप कहते हैं। तो आज के बाद मैं कब भी बोलूं कि आपको ये मटर के पौधे हैं और इनका जीन प्ररूप देखना है, तो क्या आप केवल बाहर से देखकर ये बोलोगे कि लंबे हैं और छोटे हैं? नहीं, तुम क्या बोलोगे, सर आपने बोला जीन प्ररूप देखना है, तो हमको जीन को देखना है। और जब हम जीन को देख लेंगे तो हम ये बोल पाएंगे ना कि शुद्ध लंबे की अशुद्ध लंबे। तो आज के बाद जब भी तुम जीन प्ररूप का एग्जाम्पल लिखो तो तुमको उसमें शुद्ध और अशुद्ध जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम जीन को जान जाओगे। लेकिन अगर मैं तुमको लक्षण प्ररूप का एग्जाम्पल पूछूं, तो क्या तुम वहां पर पौधों के आगे शुद्ध या फिर अशुद्ध लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि लक्षण प्ररूप में तो तुम केवल बाहर से देख रहे हो, जीन को तो देख ही नहीं रहे हो। तो केवल तुम क्या बोलोगे, ये लंबे हैं और ये बौने हैं। लेकिन जीन प्ररूप में तुम बोल पाओगे, लंबे तो हैं लेकिन ये शुद्ध लंबा है और ये वाला अशुद्ध लंबा है। तो लक्षण प्ररूप की परिभाषा देखो, जब किसी जीव की संरचना को बाहरी लक्षणों के आधार पर व्यक्त किया जाता है तो उसे लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे, यहाँ पे हमने शुद्ध या फिर अशुद्ध लंबा पौधा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम जीन को तो देख ही नहीं रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखना जरूरी नहीं है, तो ध्यान रखना, इसको नोट्स में तुमको नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जीन को तो देख ही नहीं रहे हैं। तो हमको यहाँ पे केवल लिखना पड़ेगा लंबे पौधे, कोमा या फिर क्या आएगा, बौने पौधे, है ना। ये दो बातें आप लिख सकते हो किसके अंदर, एग्जाम्पल के अंदर। हमने यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम जीन को तो देख ही नहीं रहे हैं, लक्षण प्ररूप है ना। अब नीचे देखो जीन प्ररूप, इसकी परिभाषा तुमको ठीक करनी है, नोट्स में गलत लिखी हुई है। तो क्या लिखोगे, जब किसी जीव की संरचना, ये जीव है, ध्यान रखना ये जीव है, मैं बोल रहा हूं तुम सुनना। जब किसी जीव की संरचना उसके जीन के आधार पर व्यक्त की जाती है तो उसे जीन प्ररूप कहते हैं। सुन लिया होगा आपने, आपको ये लिखनी है। एग्जाम्पल देखो, शुद्ध लंबा पौधा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अशुद्ध लंबा पौधा, ब्रैकेट में क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे हमको जीन दिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई तुम जीन प्ररूप पढ़ रहे हो, तो जीन का ज्ञान तुमको हो गया है, तो एग्जाम्पल में भी दिखाना तो पड़ेगा। तो तुम जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप सीख गए हो। अब एक बात को अच्छे से समझना, देखो मान के चलो कि ना ये एक मटर का पौधा है, एक, जिसको हम एक नाम दे रहे हैं, और ये दूसरा मटर का पौधा है जिसको हम दो नाम दे रहे हैं। ये दोनों मटर के पौधे एक गार्डन में लगे हुए हैं। अब मैं तुमको ये भी बता रहा हूँ कि जो ये मटर का पौधा फर्स्ट है ना, ये लंबा है, ठीक है,
इसकी हाइट ज़्यादा है, और जो ये दूसरे मटर का पौधा है ना, इसकी हाइट कम है, मतलब ये बौना है। तो मैंने तुमको इनके बारे में बता दिया। अब तुम ये पूछोगे सर आपने ये तो बता दिया कि ये लंबा है ये बौना है, साथ साथ ये भी बता दो कि इनके जीन कैसे हैं। तो सुन लो, मैं बताता हूँ कि जो ये लंबा बना ये कब बना, जब इसका पहला युग्म विकल्पी कैपिटल टी था और दूसरा वाला भी कैसा था, कैपिटल टी था। तो तुम क्या बोलोगे, अरे सर ये लंबा तो है लेकिन कैसा है, शुद्ध लंबा पौधा है। शुद्ध लंबा पौधा क्यों है, क्योंकि इसके दोनों युग्म विकल्पी सेम दिखाई दे रहे हैं। अब ये बौना पौधा है तो केवल एक ही केस में बना होगा, कब, जब ये भी स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी। ठीक है, अब ये दोनों पौधे गार्डन में लगे हुए हैं। अब जब ये मटर का पौधा है ये भी मटर का पौधा है तो इन दोनों में क्या होंगे, इनके दोनों के अंदर फूल भी उगे होंगे। जब इसमें भी फूल है इसमें भी फूल हैं तो दोनों के अंदर स्त्री केसर भी होंगे और पुंकेसर भी होंगे। अब हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर जो पुंकेसर है, पुंकेसर के अंदर जो पराग कोश है, पराग कोश के अंदर जो पराग कण है वो इस पुष्प से निकल रहे हैं। ठीक है, और इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे पर परागण की क्रिया संपन्न नहीं हुई, और पर परागण की क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, जनन की क्रिया संपन्न होगी और क्या बनेगा, नया मटर की फली बनेगी। और जब मटर की फली बनेगी तो उसके अंदर मटर, जिसको हम बीज कहते हैं, हमको बीज प्राप्त होगा। जब हम बीज प्राप्त कर लेंगे और उस बीज को भी बो देंगे तो क्या होगा, एक और नया मटर का पौधा उगेगा, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, 3 नंबर नाम दे रहे हैं। तो अब देखो ऊपर यहाँ पे ये 2 मटर के पौधे हैं, इनके बीच में क्या हुआ, जनन हुआ। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि ये दोनों ऊपर क्या है, ये एक पीढ़ी है, और जिस पीढ़ी को हम पहली पीढ़ी मानते हैं उसको हमको क्या कहना पड़ता है, जनक पीढ़ी। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये दोनों मटर के पौधे क्या हैं, जनक पीढ़ी हैं। इनके फलस्वरूप कौन सी पीढ़ी बनी है, ये वाली पीढ़ी बनी है। तो जनक पीढ़ी के बाद वाली पीढ़ी को क्या कहते हैं अपन लोग, प्रथम पीढ़ी कहते हैं। तो ये वाला मटर का पौधा किस में काउंट होगा, प्रथम पीढ़ी में काउंट होगा। अब जब ये वाले मटर के पौधे की आपको लंबाई के बारे में पता है, इसकी लंबाई के बारे में पता है, तो जो नया मटर का पौधा बना होगा इसकी भी तो कुछ ना कुछ लंबाई होगी। या तो ये बौना बना होगा या फिर एक ऐसा बना होगा, लंबा बना होगा। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि जो ये पौधा बना ना, ये लंबा बना। कैसा बना, लंबा। तो तुमने क्या बोला कि सर ये वाला पौधा बौना भी बन सकता था लेकिन ये लंबा ही बना। तो तुम क्या बोलोगे, इसमें लंबेपन का गुण इस जनक से आया है। इस जनक से गुण आया है क्या, नहीं आया। अगर इस जनक से गुण आया होता तो ये पौधा कैसा बनता, बौना बनता। लेकिन ये जब लंबा बना है तो क्या बोलना पड़ेगा, जो इसमें गुण आया है वो किस जनक से आया है, इस जनक से आया है। तो तुमने क्या सीखा, ये पौधा बौना भी बन सकता था लेकिन बना क्या, लंबा बना। मतलब यहाँ पर लंबेपन ने बौनेपन के गुण को क्या कर दिया, दबा दिया। तो यहाँ पे हमको इस लंबेपन के गुण को क्या बोलना पड़ेगा, प्रभावी गुण बोलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम प्रभावी गुण की परिभाषा बनाएंगे, ध्यान से सुनना। देखो जब ये जनक पीढ़ी है ना, जब जनक पीढ़ी के जनकों के मध्य क्या कराते हैं, जनन की क्रिया करवाते हैं, तो ये प्रथम पीढ़ी बनी ना। तो प्रथम पीढ़ी में जो गुण दिखता है, प्रथम पीढ़ी में जो गुण दिखता है, कौन सा गुण दिखा, लंबेपन का गुण तो दिखा। जो गुण दिखता है उसको क्या कहते हैं, प्रभावी गुण कहते हैं। और जो गुण नहीं दिखा, कौन नहीं दिखा, बौनेपन का गुण नहीं दिखा। तो जो गुण नहीं दिखता उसको क्या कहते हैं, अप्रभावी गुण कहते हैं, क्योंकि इसकी चली नहीं। क्या बना, लंबा बना ना। तो यहाँ पे हमको क्या बोलना पड़ेगा, लंबा क्या है, प्रभाव दिखा रहा है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं प्रभावी। इसको क्या बोल रहे हैं, अप्रभावी। तो हुआ कब क्या, जब जनक पीढ़ी के जनकों के मध्य हमने क्या कराया, जनन कराया। तो प्रथम पीढ़ी में जो गुण दिखाई देता है, कौन सा गुण दिखाई दे रहा है, लंबेपन का, तो उसको क्या नाम देना पड़ेगा, प्रभावी गुण। और जो गुण नहीं दिखाई देता उसको क्या बोलना पड़ेगा, अप्रभावी गुण। अच्छा मान के चलो मैं तुमको ये बोलूं कि जो ये यहाँ पे पौधा बना था ना, ये लंबा नहीं बना था, ये कैसा बना था, बौना बना था। तो अब यहाँ पे प्रभावी गुण क्या होगा, बौनापन होगा कि लंबापन होगा।
अब यहाँ पे जो प्रभावी गुण होगा वो कैसा होगा, बोनापन होगा। क्यों? क्योंकि इस बोनापन ने क्या करा, लंबेपन के गुण को क्या कर दिया, दबा दिया। तो इस केस में यहाँ पे प्रभावी गुण क्या हो जाएगा, बोना हो जाएगा, और अप्रभावी गुण क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मटर के पौधे के केस में हमेशा जो प्रभावी गुण होता है वो क्या होता है, लंबेपन का गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न को समझाइए प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो फर्स्ट प्रभावी लक्षण, जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों में संकरण कराते हैं। यहाँ पे बोल रहा है संकरण कराते हैं। संकरण का मतलब होता है जनन कराना। अलग अलग लक्षणों वाले जीवों में, अलग अलग लक्षण ही तो थे, ये तो लंबे वाला था और ये बोनेपन वाला था, तो क्या अलग अलग गुण वाले जनक नहीं है? हाँ है। जब दो अलग अलग लक्षण वाले जीवों में संकरण मतलब जनन की क्रिया करवाते हैं, तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है, प्रथम पीढ़ी में कौन सा प्रकट हो रहा था, लंबेपन का, तो जो गुण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण, जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के मध्य संकरण कराते हैं मतलब जनन कराते हैं, तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होता, कौन सा प्रकट नहीं हो रहा था, बोनेपन का गुण प्रकट नहीं हो रहा था, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब अप्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा, बोनापन। जैसे मटर के पौधे में लंबेपन का लक्षण तो प्रभावी होता है, में बोनेपन का लक्षण अप्रभावी होता है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं।